हाँ, अब देखो आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 आपका, और ये क्वेश्चन डेफिनेटली आना पक्का। वैसे आज वाले सारे ही क्वेश्चन टॉप लेवल के होंगे, चाहे वो मार्क्सिज्म मतलब मार्क्सवाद की जो आइडियोलॉजी है वो हो, चाहे अपन उदारवादी पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वो हो, ये सारी अच्छे बड़े क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन ये है आपका कि राम मनोहर लोहिया की सप्त क्रांतियाँ क्या थी? व्हाट आर दी सप्त क्रांति अकॉर्डिंग टू राम मनोहर लोहिया? ठीक है, देखो ये हमारे इंडिया के बड़े सोशलिस्ट हुए थे राम मनोहर लोहिया। इन्होंने हमारे समाज के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई, मतलब एक उनका नाम क्रांतियाँ दे दिया, रिवोल्यूशंस दे दिया उनका नाम। बहुत टॉप लेवल की बातें अभी आप पढ़ोगे तो आपको खुद को भी फील होगा कि हाँ वाकई ये हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज में ये चीज़ें हैं। जैसा कि फर्स्ट बताया इन्होंने कि इन इंडिया द एमिनेंट सोशलिस्ट, अच्छा थोड़ा सा तो उनके बारे में लिखा हुआ है शुरुआत में, तो कि इन इंडिया द एमिनेंट सोशलिस्ट थिंकर राम मनोहर लोहिया आइडेंटिफाई 5 काइंड्स ऑफ इनइक्वलिटी दैट नीड टू बी फॉट अगेंस्ट साइमल्टेनियसली। मतलब ऐसी कोई हमारे इन शुरुआत में 5 बताई थी, वो आगे 2 और बताने के बाद में 7 नाम पड़ गया। तो 5 कौन कौन सी बताई वो अपन पढ़ेंगे भी नाम लाइन वाइज। कि भारत के प्रमुख समाजवादी चिंतक थे राम मनोहर लोहिया, उन्होंने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की जिनके खिलाफ एक साथ, अब वो कौन कौन सी है कि जिनके साथ हमें एक साथ लड़ना होगा, मतलब कि टू बी फॉट अगेंस्ट साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ मिलकर लड़ना होगा। वो कौन कौन सी है? पहली है कि हमें स्त्री पुरुष असमानता, इनइक्वलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। सबको पता है कि स्त्री और पुरुष के अंदर असमानता आज भी हमारे समाज के अंदर कहीं ना कहीं अपन को मिल जाएगी, चाहे वो काम के क्षेत्र में हो, चाहे वो मजदूरी लेबर के मामले में हो। हालांकि काफ़ी जगह ठीक हो गया लेकिन मिल जाएगी उस टाइम पर। हालांकि आजकल तो काफ़ी सुधार हो गया, स्टडी जब से एजुकेशन सुधरा है, काफ़ी बातें ठीक हो गई, लेकिन पहले की बात है। सेकंड, इनइक्वलिटी बेस्ड ऑन स्किन कलर, बिल्कुल ये जो कलर की भी बताई थी उन्होंने कि जो चमड़ी के रंग के आधार ऐसा मानता है, यानी कि जो काले गोरों वाला जो भेद पहले चला करता था वो। और तीसरा, जातिगत असमानता यानी कि कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी। ठीक है, और चौथा, कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन, कॉलोनियल रूल ऑफ सम कंट्रीज ओवर अदर्स। जैसे कि पहले अंग्रेज भारत के ऊपर भारत को अपना उपनिवेश मानते थे, मतलब भारत को अपना गुलाम बना के रख लेना, वो भी एक बड़ी समस्या है, ये भी इन्होंने लिखा। 5वीं लिखी एंड अदर इकोनॉमिक इक्वलिटी, मतलब गरीब और अमीर के बीच में जो भेद आज भी आपको मिल जाएगा, ये तो आज भी है। इकोनॉमिक इक्वलिटी तो बहुत ज़्यादा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। जो बीच में इतना डिफरेंस इतना है कि गरीब कभी भी अमीर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। वो मैंने आपको बताई थी कि 50 जने भी ऐसे हैं जो 60 से 70% पूरे हमारे भारत देश की पैसा उन अकेलों के पास है। 50 जने, 50 आदमी की बात करूँ तो मतलब वो बहुत ज़्यादा अनबैलेंस है। इतनी कंपनीज उनको अलॉट करना बहुत गलत बात है। सरकार को सोचना चाहिए कि उनका कुछ टाइम पीरियड कर दिया जाए कि इतने बाद में आपको फिर अलग कंपनी को दी जाए, या फिर छोटे लेवल पर जो भी कोई व्यवसायी है उसको ऊपर लाया जाए, लेकिन है चल रहा है बस। ठीक है, तो आर्थिक ये भी हो गया कि कुछ देश अन्य पर औपनिवेशिक शासन हो गया, और आर्थिक असमानता 5 हो गई, याद रह जाएगी ना, बड़ी ईजी है। पहला आदमी पुरुष मैन वुमेन वाला, दूसरा स्किन कलर वाला, तीसरा जातिगत कास्ट वाला, चौथा आपने ये चलो इकोनॉमिक वाला मान लो, आर्थिक वाला, और 5वां कौन सा रह गया? वो औपनिवेश वाला, हाँ कॉलोनियल, मतलब जो एक देश दूसरे देश पे करता है ना, कि अब है नहीं चौथा तो, लेकिन ये शुरुआत में उन्होंने जब बताया था। तो ये 5 हो गई, 5वीं याद होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर उन्होंने कहा, लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं, अच्छा ये 5 जो समानताएं बताई ना, और असमानताएं जो बताई इनइक्वलिटी, लोहिया ने ये कहा इन सब के लिए अपन को सब मिलके प्रयास करने चाहिए इनको हटाने के लिए। ठीक है, फिर देखो लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं। बिल्कुल सही बात है, सब अलग अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। आप किसी की ऐसा नहीं एक साथ लड़ सकते, सबकी अलग अलग जड़ है, अलग अलग, जैसे पेड़ खड़ा होता है ना वैसे वो है, और उन सब के खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष छेड़ने चाहिए। ठीक है, एक साथ लड़ो। एक साथ का मतलब है कि जैसे आप किसी जातिगत कोई भेदभाव को मिटाओगे तो जिस हर की कास्टलिज्म तो सब जगह है, हर एक जातियाँ होती है, वो खिलाफ खड़ी हो जाएगी। लेकिन चारों ओर जैसे एजुकेशन को बढ़ाओ, इधर गरीबी अमीरी को मिटाओ, सब ऐसा करते रहोगे ना तो एक साथ बैलेंस बन के हो सकता है कि ये खत्म हो जाए। ठीक है, लोहिया आर्ग्यू दैट ईच ऑफ दीज इनइक्वलिटीज हैड इंडिपेंडेंट रूट्स एंड हैड टू बी फॉट सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली, मतलब इनको हमारे को सेपरेट करना चाहिए लेकिन एक साथ इनकी शुरुआत करनी चाहिए। इनको कैसे खत्म किया जाए तो ये खत्म हो जाएगी, वरना एक ही करोगे तो खत्म नहीं होगी। ये अपन भी सोचते हैं कि अभी जैसे जातिगत भेदभाव में हटोगे तो और भी जातियाँ खड़ी हो जाएगी वो, लेकिन अगर चारों पांचों बातें होगी कैसे
कि उनको ये भी कहा जाएगा कि आप गरीब नहीं रहोगे, तुम पैसे वाले भी हो जाओगे, तो वो थोड़ा सोच सकते हैं यार फिर क्या की जाती है, अपन को देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमारे लिए कुछ करना चाहिए। तो मतलब हो सकता है कि हाँ वो ये बातें भी, या फिर ये कह दो कि तुम काले गोरे अपने बीच में जो भेदभाव किया जा रहा है ये भी मिट जाएगा। तो ऐसी 4-5 वो साथ अगर चलाएंगे तो ज़रूर मिट सकती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। इसके बाद में देखो, उन्होंने इसी अपनी सूची के अंदर 2 और क्रांतियाँ जोड़ दी। ठीक है, 2 और क्रांतियों को शामिल किया। कौन कौन सी? व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, तथा अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष में शस्त्र ग्रहण के लिए क्रांति। 2 बातें जोड़ी। कौन सी? एक तो जो व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत मतलब खुद का इंडिविजुअल, उसके ऊपर कोई अगर अन्याय कर रहा है, अन्याय किसी भी तरह का हो सकता है, वहाँ पर जैसे कोई गरीब सताया जा रहा है, उसका हक छीन लिया जा रहा है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है समाज में। आप भी थोड़े बहुत सोचोगे अगर तो इसका मतलब समझ में आ जाएगा। वो कैसा भी हो सकता है, उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो वो नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति, उसके लिए हमेशा वो अपनी स्वतंत्रता के लिए जो क्रांति करेगा ये भी होना चाहिए। उसको आज़ादी होनी चाहिए, उसके पास में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, जैसे कि आजकल अगर वो केस लड़े तो उसके पास वकील फैसिलिटी जैसे गवर्नमेंट कर भी रही है, उसको फ्री में वकील करवाती है। जो बीपीएल फैमिली है, जो गरीब हैं, उनको फ्री में वकील अवेलेबल करवाया जाता है, उनकी पैसे वगैरह नहीं लगते। वो अपन ने पढ़ा था पहले, तो वही वाली बात है, वो इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ऐसा होना चाहिए, वो हुआ भी। और अगला है अहिंसा के लिए। अहिंसा का मतलब, जब गांधी जी का भी एक विचार है कि अहिंसा मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करना, अहिंसा। तो अहिंसा के लिए जो सत्याग्रह के पक्ष में लोग हैं, वो शस्त्र ग्रहण के लिए क्रांति, मतलब शस्त्र नहीं, फिर वो शस्त्रों का इस्तेमाल मत करो। आजकल सिक्योरिटी पे लगेगी तो शस्त्र लेके सिक्योरिटी लगती है, ये उनके भी खिलाफ थे कि शस्त्र नहीं होना चाहिए, शांति के साथ मतलब उनका प्रतीक मतलब मानते थे ये 2 बातें और जोड़ी फिर। ठीक है, तो फिर यही सप्त क्रांतियाँ थी, 5 में 2 जुड़ गई, होगी 7, 7 का मतलब सप्त। ठीक है, ये चीज़ हो गई। तो मतलब ही एडेड 2 more revolution to this list: revolution for civil liberation against unjust enrichment on private life, and revolution for non-violence for renunciation of weapons in favor of सत्याग्रह। ठीक है, these were 7 revolutions और सप्त क्रांति एक ही बात है, विच फॉर लोहिया वॉज द आइडियल ऑफ सोशलिज्म। ठीक है, जिनको लोहिया क्या मानते थे? समाजवाद का एक आदर्श मानते थे, है ना। बहुत टॉप लेवल का क्वेश्चन, 5 वो 2 ये, 7 के 7 आपको लिख के आना है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्का चांस से आ सकता है। अगला अपन पढ़ेंगे मार्क्सवाद। ठीक है, मार्क्सवाद और उदारवाद 2 पढ़ेंगे, दोनों की अलग अलग आइडियोलॉजी है, दोनों की विचारधाराएं हैं। हालांकि अभी छोटी छोटी बातें पढ़ रहे हो आप, ये एनसीईआरटी आपको थोड़ी थोड़ी झलक जरूर दिखा देगी, आपका बेस मजबूत कर देगी। आगे आपको मार्क्सवाद तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सिज्म आइडियोलॉजी क्या है देखते हैं। कि मार्क्स 19वीं सदी का प्रमुख विचारक था। मार्क्स ये भी एक आदमी का ही नाम है, ठीक है, आदमी का ही नाम है। तो मार्क्स वॉज एन इम्पोर्टेंट 19th सेंचुरी थिंकर। और उसके बाद में मार्क्स ने दलील दी, दलील का मतलब अपनी बात रखी, वो चीज़ है कि हु आर्ग्यू दैट, क्या रखी कि जो खाई नुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे कि जल, जंगल, जमीन, तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने कि जो अभी ये इकोनॉमिक इनइक्वलिटी है समाज के अंदर, आर्थिक असमानता, गरीब इतना गरीब है और अमीर इतना अमीर है कि बीच में जो बहुत बड़ी खाई बन गई है, ये कभी नहीं मिट सकती। इसका इन्होंने रीज़न ये बताया कि आर्ग्यू दैट द रूट कॉज ऑफ एंटरचेंज इनइक्वलिटी वॉज प्राइवेट ओनरशिप। जो मालिक बन जाते हैं ना, प्राइवेट मालिक, ओनरशिप ऑफ इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रिसोर्सेज सच एज ऑयल और लैंड, जमीन और तेल हो गया, फॉरेस्ट हो गया, एज वेल एज अदर फॉर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी। अगर एक बात सोचो कि जैसे हम जो अपन तेल यूज़ करते हैं, ये किसी प्राइवेट बंदे के हाथ में चला गया तो वो सीधी सी बात है प्रॉफिट के लिए काम करेगा। वो कभी भी प्राइवेट बंदा है ना, कोई भी हो चाहे प्राइवेट कंपनी, वो कभी भी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी, हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करेगी। हाँ, गवर्नमेंट के अंदर कोई गवर्नमेंट की चीज़ को जो कंपनी है वो हमेशा कोशिश करेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे, समाज कल्याण के लिए काम करे। तो ये उन्हीं का यही कहना था कि जैसे ये मेन चीज़ें हैं, तेल है, पानी है, जंगल है, क्योंकि जंगल में बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सब अगर आप प्राइवेट कंपनी को दे दोगे तो ये कभी नहीं मिटेगी। जैसे जितने भी हमारे देश में, मैंने 50 नाम जो ले रहा हूँ,
वो बहुत बड़े उद्योगपति है, बहुत बड़े बिल्डर हैं, सारी कंपनियां उन्हीं के हाथ में जाती है और सरकारी भी उन्हीं को देती है। उनके पास पैसा है, वो कंप्लीट ज़मीन खरीद लेते हैं। अब वो कभी भी मौका नहीं देंगे, नौकर ही बना के रख लेंगे सबको, मालिक तो वही रहेंगे, तो वो कभी भी उनको बैलेंस मतलब ऐसा ही बिगड़ा हुआ रहेगा। तो ये उनको कारण बताया जो अपन को बताया वाकई सही है। फिर निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता। अच्छा ध्यान रखना, इन्होंने क्या कहा कि जो निजी मालिक बनते हैं ना, प्राइवेट ओनर है, ये प्राइवेट ओनर जो मालिक होते हैं ये सिर्फ अमीर ही नहीं बनते, बल्कि ये राजनीतिक ताकत भी मिल जाती है इनको। पैसे वाले हैं, चुनाव लड़ लेते हैं, जीत भी जाते हैं, और जब चुनाव जीत गए तो फिर तो सरकार खुद की है, तो फिर तो परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो राजनीतिक ताकत भी देता है, और ये ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानून को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है। जब ऐसे प्राइवेट मालिक को, जिनकी कंपनियां चलती है, उन्हीं वो सरकार में आ गए, तो अब वो राज्य स्टेट के अंदर जितनी भी पॉलिसियां बनेगी कौन बनाएगा? वही तो बनाएगा। तो ये पूरे राज्य के पूरे सिस्टम को हिला देंगे, पूरे कानून अपने पक्ष में चलाएंगे, जो कि बहुत बड़ी गलत चीज़ है। इससे अमीर और गरीब की खाई कभी नहीं मिटनी, ये मार्क्सवादी लोग वो कहते हैं, मार्क्स कहता है, और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, तभी तो मूवमेंट होते हैं, आंदोलन होते हैं। ठीक है, बहुत जगह हमने आंदोलन अगर देखें, जितने भी आंदोलन हुए सरकारों के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि ऐसे लोग गवर्नमेंट में आ जाते हैं जो सिर्फ अपना प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। उनको नहीं मतलब समाज कल्याण से, मतलब कि पब्लिक वेलफेयर से उनको कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है। इस वजह से फिर मूवमेंट या आंदोलन छेड़े जाते हैं, लोग सड़कों पर आते हैं, बहुत सारी पॉलिसियाँ गवर्नमेंट को वापस लेनी पड़ती है और सरकार झुक जाती है जब आंदोलन मजबूत होते हैं। तो ठीक है, तो ये सब कारण यही हैं। तो ही पॉइंटेड out that such private ownership did not only make the class of owners wealthy, सिर्फ अमीर ही नहीं बनाएगी, it also gave them political power, such power, political power भी इनको देगी। ठीक है, और such power, फिर इस पावर से ही क्या करेंगे? enables them to influence state policies and laws, and this could prove a threat to democratic government। और जब ये खुद कानून पॉलिसियाँ बनाएंगे तो हमारी लोकतांत्रिक सरकार फिर कहाँ से रही? उनके लिए फिर गड़बड़ है, वो फिर खतरे में है। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी प्रोवाइड सपोर्ट, भी आगे और करेंगे, यानी कि मार्क्सवादी के अनुसार आर्थिक असमानताएं सामाजिक रुतबे या विशेषाधिकार के कारण होती हैं, क्योंकि अब इनका रुतबा ज़्यादा हो जाता है, इनको सपोर्ट मिल जाता है फिर, क्योंकि सरकार इनकी है, तो इनको फिर आगे से आगे ये धंधा आगे से आगे अपना बढ़ाते रहते हैं, और ये इस वजह से वो अमीर होते चले जाते हैं, गरीब गरीब ही रह जाता है। ठीक है, हाँ अब देखो आगे कंटिन्यू। सपोर्ट्स टू अदर फॉर्म्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी सच एज डिफरेंसेस ऑफ रैंक या प्रिविलेज, विशेषाधिकार का जो देते हैं कि जैसे अन्य तरह की समस्याएं असमानताओं को बढ़ावा देती है, जैसे किसी किसी को ज़्यादा विशेष अधिकार देना कि ये पैसे वाला है या फिर बड़ा आदमी है, वो समझ के, ठीक है, जो कि हमेशा इनइक्वालिटी को बढ़ावा देंगे, ये अपन भी जानते हैं। ठीक है, देयरफॉर आता है to tackle inequality of society we need to go beyond providing equal opportunities and try and ensure public control over essential resources and forms of property। इसलिए हमें और हमारे पूरे समाज को, हमारी सोसाइटी को ये पूरा सोचना चाहिए कि सभी को बराबर हक मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा उनका हक जो उनको मिले पक्का हो, इंश्योर हो, ट्राई करने की मतलब कोशिश भी करें, साथ में इंश्योर भी होना चाहिए। जैसे इसलिए समाज में असमानताओं से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता नियंत्रण सुनिश्चित करने की जरूरत है। जनता का भी नियंत्रण, ऐसा नहीं कि किसी बड़े आदमी कंपनी को मालिक बना दिया, जनता की भी उनको भागीदारी हो, जनता को भी मौका मिले कि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को खरीद सकता है या फिर उसके अंदर पार्टनरशिप रख सकता है, ऐसा होना चाहिए। 100% शेयर किसी एक बंदे का नहीं होना चाहिए, सभी का कुछ % में शेयर होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया, ये अपन बात कर ली मार्क्सवाद की। अब अपन बात करते हैं लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद की। उदारवाद क्या है? उदारवादी विचारधारा है, फिर उदारवाद, लिबरल आइडियोलॉजी या फिर लिबरलिज्म। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा आता है, पक्का है, दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। अब ये क्या समझते हैं, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं। ये सही है, वैसे ये मार्क्सवाद से ज़्यादा सही लगे मुझे, कि ये बात करते हैं कंपटीशन की। ये कहते हैं प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ठीक है, क्या कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई गरीब अमीर है, ठीक है, तो हालांकि ये कहते हैं कि मौका तो मिलना चाहिए,
लेकिन कंपटीशन होना चाहिए कि अमीर इतनी की मेहनत करे, कंपटीशन करे कि उसको ध्यान में रखते हुए चले कि मैं भी एक दिन वहाँ बनूँ, मतलब ऐसा। जैसे ये भी बात करते हैं कि स्टडी के अंदर भी कंपटीशन होना चाहिए। जो कंपटीशन है अभी, जैसे किसी का सिलेक्शन अगर होता है तो वो कंपटीशन के बेस पे होता है। अगर वो ऐसा कर दिया जाएगा कि सबको समान अधिकार है, जैसा मार्क्सवादी कहते हैं कि इनको भी मिलना चाहिए, इनको भी नौकरी में लगेगी, इनकी भी लगेगी, तो वो गलत है। बोले परसेंटेज होना चाहिए, सबके एग्ज़ाम एक साथ होंगे, फिर उनकी फाइनल एक कट ऑफ आएगी, उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होगा। तो जो इंटेलिजेंट होगा वो आ जाएगा, और मेहनत जो रह जाएगा और मेहनत करेगा, वापस वहाँ तक पहुँचेगा। तो ऐसा कुछ इन्होंने रख दिया, जो मेहनत करेगा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मतलब ये कंपटीशन की बात करते हैं, एक वर्ड में अगर बोले अपन तो एक कंपटीशन की बात करते हैं, जबकि वो इक्वलिटी की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण में सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में, ये प्रतिबद्धता नहीं है भाई, ये प्रतिस्पर्धा है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन। ये कंपटीशन की बात कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेने वाले वापस आ जाओ, समझ में आ गई। तरीके के रूप में प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। लिबरल्स अपहोल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन, ठीक है, इज द मोस्ट एफिशिएंट एंड फेयर वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज एंड रिवार्ड्स इन सोसाइटी। ये कहते हैं कि समाज के अंदर बिल्कुल जो सोर्स है वो तो ठीक है, बंटवारा होना चाहिए, लेकिन उसमें कंपटीशन जरूर होना चाहिए कि कोई कहे कि मैं उससे आगे जाऊँ, मैं उससे आगे जाऊँ, हाँ ऐसा कंपटीशन होना चाहिए, ये सही रहता है। बोले ठीक है, इसके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज के लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर तरीका या उपाय है। बिल्कुल सही है। जैसे कि अभी क्या होता है, कोई वैकेंसी आती है, सुनना आप ध्यान से ना, उसमें फॉर्म फिल किए जाते हैं। जैसे कि अगर 1000 की वैकेंसी आई कि 1000 जनों को लेना है, ठीक है, 10 लाख ने फॉर्म भर दिया और 1000 जनों का सिलेक्शन हो गया। बाकी जो 9,99,000 रह गए वो नेक्स्ट टाइम तैयारी करेंगे। तो इसमें क्या होगा, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, जिसकी अच्छी मेहनत थी वो निकल गया, थोड़ी बहुत कोई गलती कर दी या फिर कोई गलती हो गई तो पीछे रह गया। तो ये सिस्टम बोले सही, इससे क्या होगा, स्टडी लेवल अच्छा होगा, लोग और ज़्यादा मेहनत करेंगे और ज़्यादा सोचेंगे। लेकिन वही अगर फिक्स कर दिया कि ये थोड़ा गरीब है, इसको नौकरी देनी चाहिए ऐसे, तो वो बिना मेहनत करे लग जाएगा, क्योंकि उसको फिक्स कर दिया क्यों तो लगेगा, तो उसमें फिर उतना मतलब एक कहते हैं कि वो मैच्योरिटी लेवल नहीं आएगा। इसलिए कंपटीशन होना चाहिए, ये भी सही है। मतलब कि अकॉर्डिंग टू लिबरल कंपटीशन बिटवीन पीपल इन फ्री एंड फेयर, हाँ लेकिन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, साफ सुथरा, ऐसा नहीं कि इसमें कोई करप्शन हो, ये नहीं होना चाहिए। फ्री एंड फेयर कंडीशन इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग रिवार्ड्स इन द सोसाइटी। ठीक है, फिर उदारवादियों को ये भी मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयाँ नहीं बनेगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ मिलता रहेगा। जब तक खुली फ्री है, ओपन एंड फ्री है, तो लोग आराम से, जैसे आपको खुली छूट है, अपन सबको ही खुली छूट है, अपन कोई सा फॉर्म भर सकते हैं, किसी फील्ड में जा सकते हैं। तो और हाँ कंपटीशन जरूर है, जो ज़्यादा अपन करेंगे तो अपन टॉप कर जाएंगे। तो ये जब तक ये रहेगी तो इसमें क्या है कि आपस में असमानता कम हो जाएगी। कैसे कि गरीब भी अगर पढ़ रहा है तो पढ़ आगे बढ़ जाएगा, उसको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि कंपटीशन है, एग्जाम बैठो और आप भी टॉप कर जाओगे, वो चीज़ है। For them, as long as competition is open and free, inequalities are unlikely to become entriched and people will get due reward for their talents and efforts। ठीक है, उसकी बदौलत वो आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये भी मानते हैं उदारवादी के अनुसार नौकरियों में जो नियुक्ति होती है और जो शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रवेश एडमिशन होता है, उनके चयन के उपाय में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत होना चाहिए। वो बिल्कुल बेस्ट है कि जैसे किसी स्कूल या कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है, तो आपने भी देखा होगा बड़े कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ कट ऑफ रहती है, 80%, 85%, 75%, इतने परसेंट लाओ तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी 12th के बाद में। वरना प्राइवेट में आपको फीस देनी पड़ेगी, वो महंगा पड़ेगा, वो अलग अलग चीज़ है। जैसे आप भी अगर 12th के अंदर अच्छे मार्क्स लाओगे तो आपको अच्छी सरकारी कॉलेज मिल जाएगी, ठीक है, टॉप कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए कट ऑफ आएगी कि फर्स्ट लिस्ट, सेकेंड लिस्ट, 2-3 लिस्टें आती है, फर्स्ट लिस्ट में इतना परसेंटेज लाओ तो आपका उसमें कॉलेज मिल जाएगी, वरना फिर नहीं मिलेगी तो फिर प्राइवेट लेना पड़ेगा। तो ये कहते हैं एडमिशन के लिए भी, और किसी की नियुक्ति जब होती है, वो तुम्हें बताई दी नौकरी वाली बात, उन सब में कंपटीशन होना चाहिए। तो ये चीज़ है। अकॉर्डिंग टू लिबरल द प्रिंसिपल ऑफ कंपटीशन इज द मोस्ट जस्ट एंड एफिशिएंट वे ऑफ सेलेक्टिंग कंडीशन फॉर जॉब्स एंड एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सबके अंदर ये मानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ये लिबरल की बात, ईजिली याद हो जाएगा। चलो फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अपन इतनी देर बात कर ली
सब पूरी की पूरी बात अपन ने करी असमानता की, इनइक्वलिटी की। अब बात है कि हाउ कैन वी प्रमोट इक्वलिटी, हम समानता को कैसे बढ़ाएं, क्या करेंगे लोगों में समानता रहे, इक्वलिटी आ जाए, इनइक्वलिटी कम हो जाए, वो देखते हैं। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? समानता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित बिंदु है। पहला, अगर इस चीज़ को थ्योरी याद ना हो तो सिर्फ पॉइंट भी लिख दोगे तो भी ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। औपचारिक समानता की स्थापना यानी इस्टेब्लिशिंग फॉर्मल इक्वलिटी, ये क्या होती है? औपचारिक का मतलब है ऐसा फिक्स हो जाना चाहिए, सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो बड़े लोग हैं, है ना, जो ऐसा मान लो कि जो वसूलदार लोग होते हैं, रसूखदार लोग जो होते हैं, जो वसूल रखते हैं, पैसा टकूंगा, थोड़ा रेपुटेशन हाई हो, उनको गवर्नमेंट हमेशा ही क्या तवज्जो ज़्यादा देती है हर चीज़ में, तो उनको ना दे, ताकि बीच में जो ये इनइक्वलिटी अपने आप खत्म हो जाएगी। एंडिंग द फॉर्मल सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी एंड प्रिविलेज, मतलब ये जो विशेषाधिकार का सिस्टम दिया जाता है कि भाई ये विशेष लोग हैं, मतलब पैसे वाले, इसलिए ये खत्म हो जाना चाहिए। असमानता और विशेषाधिकार, इसकी औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा, ठीक है, और इसको स्टैब्लिश करना होगा। इक्वलिटी को स्टैब्लिश करने के लिए पहला काम यही है। अभी और पढ़ेंगे इसमें। हाँ, आप देखो कंटिन्यू करेंगे अपन आगे। आप एग्जाम्पल करके भी लिख सकते हो उसको, लाइक या एग्जाम्पल। कैसे कि बहुत सारे, अच्छा मैं बता देता हूँ पहले थोड़ा सा, बहुत सारे आज भी, पहले तो थे, आज भी कहीं कहीं पर है, ऐसे देश हैं जहाँ पर गरीबों को वोट भी नहीं दिया जाता। वोट देने से वंचित किया जाता है कि आप वोट नहीं कर सकते क्योंकि आप गरीब हैं। दूसरी बात, ऐसी भी खूब सारी जगह हैं जहाँ पर महिलाओं को काम, हर कोई प्रोफेशन में काम नहीं करने दिया जाता कि नहीं ये आपके लेवल का नहीं है, यहाँ सिर्फ पुरुष ही काम करेंगे। ऐसे बहुत सारी, तो ये जितने भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को जो ये इस तरीके से हेल्प कर रही है, वो बंद होना चाहिए, तब अपन मानेंगे कि वहाँ इक्वलिटी हो सकती है, ठीक है। यानी कि ये एग्जाम्पल लिख सकते हो आप कि बहुत सारे देशों में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता है। पुअर पीपल वर नॉट ग्रांटेड टू राइट टू वोट इन लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज। फिर वुमेन वर नॉट अलाउड टू टेक अप मैनी प्रोफेशंस एंड एक्टिविटीज़, यानी कि महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं है। इसलिए therefore attainment of equality requires that all such restrictions or privilege should be brought to the end। यानी कि अतः समानता की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो जरूरी है कि सभी निषेध और ये जो विशेषाधिकार हैं उसका अंत किया जाए। जितने भी आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो कि नहीं, या तो महिलाएं काम नहीं कर सकती, या फिर ये प्रिविलेज या विशेषाधिकार है कि नहीं ये तो सिर्फ पैसे वाले लोग ये काम कर सकते हैं, ये सब बंद होना चाहिए, तब जाके इक्वलिटी होएगी, ठीक है। बस इतना लिख देना, सफिशिएंट आंसर है। अच्छा, एक बात फिर मैं बता दूं कि जितने भी अपन ने जो ये हेडिंग लिखी है ना, 2 नंबर या 3 नंबर है ना, ये जितने भी हेडिंग हैं, इस हेडिंग को अलग से भी पूछा जाता है कि जैसे कि अफर्मेटिव एक्शन बहुत बार पूछा गया है कि व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन, व्हाट इज इक्वलिटी थ्रू डिफरेंट ट्रीटमेंट, ये क्या है, ठीक है। यानी कि आपके विभेदक बर्ताव द्वारा समानता ये क्या होती है, या फिर सकारात्मक कार्रवाई ये क्या होती है, अलग से भी याद पूछा जाता है। इसलिए इसको तो एज इट इज रटना पड़ेगा आपको, अलग से आएगा, ठीक है। समझो ये क्या है, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता का मतलब ये है, नाम में जैसा पता चल रहा है कि हालांकि अभी अपन किसकी बात कर रहे हैं कि इक्वलिटी कैसे बढ़े, इक्वलिटी समानता कैसे बढ़े, लेकिन एक बात महसूस करना आप कि एक बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति अपने रास्ते चल रहा है, कहीं पर सीढ़ियाँ आ गई, जैसे हॉस्पिटल जा रहा हो, या फिर कहीं ऊंची बिल्डिंग के अंदर जा रहा हो, या फिर कहीं पार्क में जा रहा हो जहाँ पर सीढ़ियाँ आ गई, सीढ़ियाँ जानते हो ना, तो वो तो इजीली सीढ़ी चढ़ गया। लेकिन कोई विकलांग आदमी है जिनके पैरों में कुछ दिक्कत है, वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, या फिर नहीं चढ़ सकता या नहीं चढ़ सकती, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए उसको इक्वल रखना है हमारे जैसे, कि हम तो इजीली चढ़े जा रहे हैं हर जगह, लेकिन वो नहीं चढ़ पा रहे, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एक अलग तरीके की रैंप वगैरह लगा देनी चाहिए, या फिर उनके लिए लिफ्ट लगा देनी चाहिए ताकि वो इजीली चढ़ सके। तो अब वहाँ पर दूसरा क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यार उनके लिए लिफ्ट सुविधा है, वो तो इजीली वहाँ चढ़ गया, अपन को सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। वहाँ पर ये नहीं होना चाहिए, वहाँ पर उल्टा ये होगा कि वहाँ पर इक्वलिटी झलकेगी। कैसे कि वो जो बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस कर रहे थे, नहीं चढ़ पा रहे थे ना, या फिर कहीं पर नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए सुविधा हो गई, तो उस टाइम पर वो भी एक इक्वलिटी है, वो भी एक समानता है। तो ये ध्यान रखना कि समटाइम्स यानी कभी कभी इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट पीपल डिफरेंटली इन ऑर्डर टू इंश्योर दैट दे कैन एंजॉय इक्वल राइट्स। कभी कभी
ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का ऐसा महसूस करें, उपभोग करें, तो उनसे अलग अलग बर्ताव करना भी आवश्यक होता है। ठीक है, लाइक एग्जाम्पल लिख दो। उदाहरण के लिए विकलांगों की सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग नियोजित होगी। विकलांग जो लोग हैं वो हमेशा ढलान वाले रास्तों ऐसे फिर ऐसा कोई उनका सिस्टम बना दिया जाए, वो मांग करते हैं, फिर उनके लिए लिफ्ट बना दी जाए, ऐसी मांग करते हैं वो, और गवर्नमेंट उनकी मांगें पूरी भी करती है, तो वो उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। यानी कि फॉर इंस्टेंस डिसेबल पीपल में जस्टिफिएबली डिमांड स्पेशली रैम्प्स इन पब्लिक स्पेसेस, बिल्कुल उनकी मांग सही है, तभी हम कहेंगे कि हाँ वाकई अब इक्वलिटी है। तीसरा अफर्मेटिव एक्शन, इससे मिला जुला ये थोड़ा थोड़ा ये भी सकारात्मक कार्रवाई। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानताओं की जो गहरी खाइयां हैं उनको भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाए। When we wish to eliminate inequality that are deeply rooted, it necessary to take some more positive measures to minimize and eliminate enhanced forms of social inequality। ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जाएं कि ये जो बीच की, जो अमीर गरीब के बीच की जो खाई है ये मिट जाए। जैसे कि हालांकि आपको भी पता है कि खूब सारे स्कूलों के अंदर, ठीक है, खूब सारे स्कूलों के अंदर आरटी के तहत, जो हमारा राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके तहत खूब सारे स्कूलों में गरीबों के लिए अलग सुविधा है। उनके लिए 25% सीटें या फिर 25% सीटें रिजर्व है, मतलब आरक्षित की गई है कि वहाँ पर, या फिर बीपीएल जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, उन सब के लिए गवर्नमेंट ने एक मुहिम चला रखी है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों स्कूलों में। गवर्नमेंट में खैर सब वैसे ही सब फ्री है, कोई भी एडमिशन ले सकता है, लेकिन प्राइवेट जो नामी स्कूल है उनमें भी 25% सीट, कभी कभी 10% सीट रिजर्व हैं, मतलब उन्हीं को एडमिशन देना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर पढ़ाई में भी ऐसी हिंट है, प्लस उनको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी है, जैसे ST SC इनको अलग से आरक्षण दिया जाता है ताकि ये कैसे अपने आप को ऊपर उठा सके। तो ये सिस्टम भी एक तरीके से इक्वलिटी को शो करता है। ये नहीं सोचना कि नहीं हमारे को तो मिल नहीं, जनरल वालों को तो मिल नहीं रहा, उनको मिल रहा, तो ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि वो बहुत दबे हुए हैं, बहुत पुअर बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो उनके लिए उनको ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं पर वो भी अपने आप में क्या है, इक्वलिटी, समानता है। यानी कि जैसे कि वंचित समुदायों के लिए, वंचित मतलब जो बिल्कुल रह गए, उनको फैसिलिटी नहीं मिली हो, गरीब हो, वो उनको छात्रवृत्ति दी जाए। छात्रवृत्ति जानते हो ना, स्कॉलरशिप जिन्हें बोलते हैं, स्कूल वगैरह में स्कॉलरशिप देते हैं ना, वो फीस नहीं लगती, उसमें कम हो जाती है। या फिर हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से, वरीयता का मतलब ये है कि जैसे कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सबका एडमिशन हो जाएगा या फिर सबको सब फ्री सुविधाएं मिल जाएगी। कुछ क्राइटेरिया तो रखना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ क्राइटेरिया कर देंगे पॉपुलेशन के हिसाब से कि इतने लोगों को ले लिया जाएगा, जो 70 के ऊपर वाले बच्चे हैं या फिर 60 के ऊपर वाले स्टूडेंट हैं, उनको थोड़ा बहुत तो वरीयता रखनी पड़ेगी। वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों में भी, नौकरियों और जो शैक्षिक संस्थान है, जो स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह, उनमें एडमिशन यानी प्रवेश के लिए विशेष व्यवस्था करने तक की नीतियां शामिल हो सकती है। ये अच्छा कदम, मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, सकारात्मक कार्रवाई। तो ये सकारात्मक कार्रवाई ऐसे कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल डाल दिया, लाइक फ्रॉम preferential spending on facilities for disadvantaged communities such as scholarship and hostel to special consideration for admissions to educational institution and jobs। इन सब के अंदर, चाहे वो इंस्टीट्यूट में एडमिशन की बात की हो, चाहे नौकरी की बात कर रहा हूँ, इन सब के लिए इसको स्कॉलरशिप मिले, रहने के लिए हॉस्टल सुविधा मिले, ये सब अच्छे प्रयास हैं, इसको, इस बात को शो करने वाले प्रयास हैं। आज का वीडियो बहुत खास है, सारे क्वेश्चन एक से बढ़े के और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन आना है, ठीक है। फिर लास्ट 10वां क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज फेमिनिज्म, यानी कि नारीवाद क्या है। तो देखो, नारीवाद, नाम है नारीवाद, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ नारी की बात करेगा, ऐसा नहीं है। फेमिनिज्म या नारीवाद का मतलब ये है जो स्त्री और पुरुष दोनों की समानता की बात करता हो, इक्वलिटी की बात करता हो। मतलब ये कहता है कि जैसे खूब सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, पहले भी ऐसे कहते थे कि नहीं महिलाएं पुरुषों के बराबर नहीं है, तो नारीवाद कहता है नहीं, ये गलत धारणा है आपकी, ये गलत आपकी मतलब ये सोच है, महिला पुरुष के बिल्कुल बराबर है। ये बराबर की बात करते हैं, ये भी नहीं कहते कि पुरुषों से ऊपर है, ये नहीं कहते, ना ये कहते कि नीचे है, ये बराबर की बात करते हैं। ना ये कहते कि सिर्फ महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए, ये दोनों को बराबर लेके चलने की बात करते हैं, ठीक है, ये समझना। तो नाम दे के आंसर मत लिख देना, पहले समझना
कि नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवाद कहलाते हैं। अच्छा, पहले यहीं तक समझो। फेमिनिज्म इज ए पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन ऑफ इक्वल राइट्स फॉर वुमेन एंड मैन। एक बात तो ये, वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं। किनको नारीवादी कहा जाता है वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, इसमें दो बातें हैं। वन मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो इतना भी लिख सकते हो, चलेगा। फिर यहीं से एक क्वेश्चन फिर बन जाएगा कि किन आदमी और पुरुषों को नारीवादी आदमी या नारीवादी महिला कहा जाता है। तो फिर यहाँ से लिखना कि फेमिनिस्ट आर दोज मैन एंड वुमेन हु बिलीव दैट मैनी ऑफ द इनइक्वलिटीज वी सी इन सोसाइटी बिटवीन मैन एंड वुमेन आर नीदर नेचुरल नॉर नेसेसरी एंड कैन बी altered so that both women and men can lead free and equal lives। पूरी बात समझ में आ गई? मतलब कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं ना कि ये जो समाज में पुरुष और महिला के बीच में जो डिफरेंस है, जो मतलब अलग अलग तरह की जो इनइक्वलिटी है, असमानता, ये तो शुरू से परंपरा से चलती आ रही है, इसको नहीं मिटाया जा सकता। नहीं, वो कहलाएंगे फेमिनिस्ट या मैन और फेमिनिस्ट वुमेन जो ये मानते हैं कि हाँ, ये शुरू से तो चली आ रही है लेकिन इसको मिटाया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है और आराम से समाज के अंदर आदमी और पुरुष एक साथ रह सकते हैं, अपने आराम से दोनों बराबर राइट्स हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वे स्त्री या पुरुष नारीवादी कहलाते हैं जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है, मतलब ऐसा नहीं कि इसको चेंज नहीं कर सकते, और ना ही कोई आवश्यक है। ठीक है, नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समता पूर्वक जीवन जी सकते हैं। आराम से इनको ख़त्म करके इजीली मैन और वुमेन के बीच में जो ये खाई बनी हुई है इसको मेटा जा सकता है। तो ठीक है, आज के बहुत टॉप लेवल के क्वेश्चन थे। ज़्यादा वीडियो बड़ा भी ना बने क्योंकि थ्योरी है, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे, एक वीडियो और आएगा, उसके बाद में अपना ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।